तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम कैसा था, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या था। एंड यस, वन थिंग आई एम गोना डू वेरी क्लियर दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज उससे पैनिक ही क्रिएट होगा। तो हम लोग उन सब में नहीं पढ़ेंगे कि किसने क्या गलत कर दिया, किसने क्या सही किया, क्या कट ऑफ होगी, ठीक है। तो वो सब आप लोग फ्यूचर पे छोड़ दो, डेट द यूनिवर्सिटी विल डिसाइड, नॉट वी आर द ऑथोराइज्ड टू डिसाइड अबाउट द कट ऑफ्स एंड ऑल दो स्टफ। तो हम सिर्फ इस वीडियो के अंदर एक जर्नल सी बातें डिस्कस करेंगे कि आज का एग्ज़ाम कैसा था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द एग्ज़ाम। एंड जो कि आने वाले एस्पेरेंट्स हैं, मतलब 2022 2022 के जितने भी बच्चे होंगे, तो उनको एक जर्नल सा आइडिया लग जाए कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी फॉर देम नेक्स्ट ईयर। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ड्यू LLB 2021, ठीक। दिस इज़ as you know that this is a national level exam, so the level of the exam is going to be really very high and the competition is also very high. So let's discuss about the question. तो अगर हम देखें तो कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आए, आने चाहिए थे बट नहीं आए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो रैंकिंग एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से मेरे को लगता था एंड हर साल आते थे क्वेश्चंस बट इस साल नहीं आए, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो बुक्स एंड ऑथर्स से एक क्वेश्चन आया था, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। अगर आप बुक्स एंड ऑथर्स को देखते हैं तो देयर वाज अ वन क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन वाज रियली टफ। तो दैट वाज नॉट बेसिकली डिपेंड अपॉन द करंट अफेयर्स, उसने ओल्ड बुक्स के बारे में पूछा हुआ था विच ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ अस डोंट रिमेंबर। तो टफ क्वेश्चन था ये बुक्स एंड ऑथर्स वाली कैटेगरी से, एंड सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा एक होता है आपका डेज, ठीक है। तो डेज में आपका सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड वो था एनवायरनमेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि होता है 5 जून, ठीक है। तो एनवायरनमेंट डे आपसे पूछा गया था, तो सिर्फ एक क्वेश्चन था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि होता है 5 जून। उसके अलावा अगर आप जजमेंट्स देखें तो ये वाले कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी बट हमें क्या मिली, निराशा ही मिली। तो जजमेंट अगर हम बात करें लैंडमार्क जजमेंट्स की, तो करंट से आई थिंक सिर्फ एक जजमेंट आई थी जिसमें कुछ वो इंडियन आर्मी परमानेंट कमीशन वुमेन वो वाला फंडा था, ठीक है। तो वो एक तो हो गई करंट की जजमेंट, बट उसके अलावा 2 जजमेंट, ठीक है ना गाइज। तो सुप्रीम कोर्ट से आई थिंक जजमेंट की अगर हम बात करें तो देयर वर 3 questions from the landmark judgment of the court, but there was only one judgment which is basically dependent upon the current affairs. अदरवाइज ये तो 2 जजमेंट थी, दीज वर आउट ऑफ द बॉक्स फॉर मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कहाँ से थी, ये थी लगभग 2017 की जजमेंट, एंड ऑल द जजमेंट आर बेस्ड अपॉन द इलेक्शन एंड द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक क्वेश्चन इफ़ आई कैन एग्जैक्टली रिमेंबर, तो एक क्वेश्चन था जिसमें ये बोला गया था कि ऐसा केस का नाम बताना था हमको कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हो कि आप रिलीजन को एज अ एजेंडा यूज़ नहीं कर सकते इलेक्शंस के अंदर, एंड डेट इज़ बेसिकली अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो उस केस लॉस का नाम बताना था। एंड एक और जजमेंट थी जिसमें बोला गया था कि द कैंडिडेट हैज़ टू डिस्क्लोज द अर्निंग ऑफ हिज एंड हर वाइफ, तो सॉरी गलत बोल दिया, अर्निंग ऑफ हिम एंड हिज वाइफ। तो ऐसे करके 2 जजमेंट थी, एंड मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ अस कुड सोल्व सच क्वेश्चंस। बाय द वे जिसने पढ़ा होगा उसने सोल्व किए होंगे, 100% किए होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। वाई, बिकॉज दे वर बेसिकली फ्रॉम 2017। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पिछले 5-6 साल के जजमेंट याद करने बैठ जाएं, ऐसे तो 500 से ज़्यादा जजमेंट हो जाएंगे अगर इस हिसाब से याद करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी बाय द वे 2020-21 की जो उन्होंने नहीं पूछी, ठीक है। तो ऐसा हुआ। उसके अलावा एंड जैसे कि आपको पता ही है कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर्स था वो पूरा फ्लिप हो गया, ठीक है। हम पैटर्न चेंज बोल सकते हैं, नहीं भी बोल सकते, लेकिन अगर आप इंग्लिश, 2 सेक्शंस ऐसे होते हैं गाइज, एक होता है इंग्लिश, एक होता है मैथ, ठीक है।
अब वैसे तो अगर हम जर्नली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें पिछले 2-3 साल के, तो भी हमको पता चल रहा है कि इंग्लिश और मैथ ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन इतने कम पूछे जाएंगे ये नहीं पता था। इंग्लिश में तो आपके ये लगा लो कि एक कॉम्प्रीहेंशन आया था, ठीक है, तो इंग्लिश में आया था आपका कॉम्प्रीहेंशन, सॉरी फॉर द रॉन्ग स्पेलिंग, आई एम इन अ हरी, ठीक है। तो दिस इज़ अ कॉम्प्रीहेंशन एंड कॉम्प्रीहेंशन पे 5 क्वेश्चंस भेजते, जो कि मुझे लगता है ठीक था। कॉम्प्रीहेंशन का लेवल अच्छा था बट क्वेश्चंस डूएबल थे। अगर आपने 1-2 बार अच्छे से कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा होगा तो क्वेश्चंस हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये 5 क्वेश्चंस तो एक तरीके से बोनस थे हम सब के लिए, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो सेक्शन आता है एंड हाँ, हम अगर पिछले साल देखें तो क्या होता है कि इंग्लिश के अलावा कुछ क्या होते हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, फिल इन द ब्लैंक्स एंड इंग्लिश में और क्या क्या पूछा जाता है, स्पेलिंग्स, ठीक है। तो ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर नॉट देयर इन द टुडेज एग्ज़ाम। तो ये सब था, तो सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन था, उसके अलावा इंग्लिश से कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो ईडियम्स, नो फ्रेज, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल फ्लैट था इंग्लिश वाला पोर्शन, सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद मैथ से भी आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस, 3 मान लीजिए, इफ़ आई कैन एग्जैक्टली रिकॉल, 3-4 क्वेश्चंस थे जो कि मैथ से आए थे, ठीक है। एंड वो क्वेश्चन सिंपल नेचर के थे, उसमें कुछ भी पहले से प्रैक्टिस करके जाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके नहीं गए देन यू कुड नॉट सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल 10th लेवल की मैथ्स थी जो कि कॉमन सेंस से एंड थोड़ी सी बस कैलकुलेशन से सोल्व हो जाती, तो ऐसी कोई बड़ी बात मैथ में भी नहीं थी। लेकिन क्वेश्चंस का लेवल घट गया, मतलब जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस था वो बहुत कम आया। उसके अलावा रीजनिंग काफ़ी आई थी, लेकिन वो लॉजिकल रीजनिंग थी, ठीक है। वैसे रीजनिंग भी आई, सिंपल वाली रीजनिंग भी आई थी, वही 3-4 क्वेश्चंस उससे भी थे। तो अगर आप एग्ज़ाम को देखो एग्जैक्टली तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 88-90 क्वेश्चंस जो थे ये सिर्फ या तो लीगल से थे या फिर करंट अफेयर। तो 88-90 क्वेश्चंस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आइदर फ्रॉम द लीगल और द करंट अफेयर, या इट ऑल्सो इंक्लूड स्टैटिक जीके, जिसके भी 2-3 क्वेश्चन थे। उसके अलावा इंग्लिश और मैथ की बात करूँ मैं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग की बात करूँ तो देयर वर हार्डली 10-12 क्वेश्चंस फ्रॉम दीज सेक्शंस। सो अब गाइज अगर आप 2022 को टारगेट करते हो तो यू कैन सी दैट व्हाट द एनटीए इज़ आस्किंग नाउ अडेज, बट अगेन वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दी पैटर्न ऑफ एनटीए। हमें नहीं पता कब वो किस वेटेज को ज़्यादा पूछे, बट ये तो फैक्ट है कि सिंस दिस इज़ अ 3-year लो एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ दैट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, तो ऑब्वियसली लीगल तो वो पूछेंगे ही, तो लीगल के फंडे तो क्लियर होने ही चाहिए हम सभी के। उसके अलावा एक और ऐसा सेक्शन था जिसको हमें लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाना चाहिए, लेकिन उससे क्वेश्चंस इतने नहीं आए जितने आने चाहिए थे, या फिर उस टाइप के नहीं आए जिसकी हमने प्रिपेयर की थी, एंड वो था हमारा लीगल मैक्सिज्म, ठीक है। तो लीगल मैक्सिज्म से आई थिंक 2 लीगल मैक्सिज्म थी, लेकिन वो भी बहुत सिंपल, मतलब वो कौन ही गलत करेगा उनको, ठीक है। एक तो थी लोकस स्टैंडाई की डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन पूछ रही थी, एंड एक थी अल्ट्रा वायरस, ठीक है, अल्ट्रा वायरस, ठीक। तो दीज वर दी 2 मैक्सिज्म विच वर आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। बाकी अब देखो हमने कितनी सारी मैक्सिज्म को याद किया था, देयर वर सो मैनी हार्ड टफ बेटर मैक्सिज्म, लेकिन इन्होंने क्या पूछी, ये 2 मैक्सिज्म पूछी, छोटी छोटी सी सिंपल सी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से भी इतने क्वेश्चंस नहीं आए जितने की हमको उम्मीद थी। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो लीगल से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, डीपीएसपी से एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डीपीएसपी। एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस आए थे, एक आपका आर्टिकल 1 आया था, उसमें बोला था कि आर्टिकल 1 के अंदर इंडिया को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। तो इसी के साथ साथ और क्या क्वेश्चंस आए थे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे बाय द वे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया था, ठीक है, रीजनिंग। एंड हाँ, इस बार जो पैटर्न था एग्ज़ाम का वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से मैच करता हुआ था,
कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि यूपीएससी पैटर्न पे थे। जैसा आपने देखा नहीं है यूपीएससी के अंदर क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट फर्स्ट दे दिया, स्टेटमेंट सेकंड दे दिया, स्टेटमेंट थर्ड दे दिया, एंड फिर आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन ओनली, इस तरीके से जो वाले क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, आई थिंक 4-5 और 6-7 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इस टाइप के थे। ठीक है, तो हो रहे थे उसमें एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी अच्छा वर्क कर रही थी। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक अपना फंडा यूज़ करते तो वो क्वेश्चंस हो रहे थे, वहाँ दिक्कत नहीं आती। उसके अलावा अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस भी सिंपल थे। सिर्फ एक क्वेश्चन था जो कि डिफ़िकल्ट, आई कैन से दैट क्वेश्चंस वाज डिफ़िकल्ट, एंड वो नो वोकेशन करके था कुछ, जिसमें एक ऑप्शन नहीं था नो वोकेशन, एंड कुछ इस तरीके से था। मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स था। अब जिसने सिर्फ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बेयर एक्ट पढ़ाया दैट कैन नॉट सोल्व दैट क्वेश्चन, बट कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम के अंदर डाले ही जाते हैं जिससे कि बच्चे साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाएं एंड सही आते हुए क्वेश्चंस को भी गलत अटेम्प्ट कर दें। एंड ऐसा होता है कई बार गाइस कि जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम घबरा कर गलत अटेम्प्ट कर देते हैं। दैट इज़ बेसिकली अ केस विद मी ऑल्सो। मेरे से भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है आज। ठीक है, डीपीएसपी वाला ही जो क्वेश्चन था मेरे से गलत हो गया, क्या कर सकते हैं। दिस इज़ एग्ज़ाम, दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड हियर। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें तो हाँ, आईपीसी इज़ वन सेक्शन जिससे काफ़ी सारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट अगेन दोज क्वेश्चंस वर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस क्या थे, उनमें लीगल प्रिंसिपल्स आपको दिए गए थे एंड देन आपको एक कंक्लूजन फाइंड आउट करना था उस सिचुएशन के बेस्ड पे। तो वो क्वेश्चन ईजी थे। लाइक रोबरी, एक आईपीसी में पूछा गया था कि एक रोबरी पूछा गया था। ठीक है, कि रोबरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हमें पता है रोबरी के अंदर थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन कुछ भी हो सकता है दोनों में से। तो ऐसे ही था कि ओनली थेफ्ट, ओनली एक्सटॉर्शन, बोथ और नन ऑफ द अबव, इस तरीके से करके कुछ था रोबरी के बारे में। तो ऐसे ही आईपीसी के भी क्वेश्चंस थे। एक आया था कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉर्ड मैकले, वी ऑल नो दैट, एंड ही वाज द वन हु ड्राफ्टेड द इंडियन पिनल कोड 1860। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि जिसने पढ़ रखे थे वो करेगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम डोंट नो। जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो एक आया था कि रशियन रेवोल्यूशन कब आया, हमको ये बताना है। तो जिस बंदे को पता है उसको पता है, अदरवाइज़ कोई गैस तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, ना ही इसके अंदर कोई एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करेगी। उसके अलावा एक आया था आई थिंक हिस्ट्रोलॉजी करके, कि दिस हिस्ट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट। ठीक है, हिस्टोलॉजी था, हिस्ट्रो था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था वो, बट एक ऐसा क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि विच CJI हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर। अब आप खुद बताओ कि क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओगे? क्या आपको पता था कि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे कि हु हैज़ दिस शॉर्टेस्ट टेन्योर? रियली ऐसे थोड़ी ना होता है यार। कि बट अगेन मैं बोलूँगा कि ये कुछ क्वेश्चंस की कैटेगरी ऐसी होती है जो कि ख़ास तौर से एक स्पेशल पर्पस के साथ ही एग्ज़ाम के अंदर डाले जाते हैं, जिससे कि बच्चों का मनोबल को तोड़ा जा सके। ये ही इनकी ट्रिक होती है एग्ज़ामिनर की, जिसमें हमको नहीं फंसना है। बिल्कुल नहीं आता, क्लियर छोड़ो, आगे बढ़ो, क्या ज़रूरत है वहाँ रुकने की। एटलीस्ट 70 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ना जो ईजी हैं, उनको अटैम्प्ट कर लो। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे, इफ़ आई कैन रिकॉल, तो एक क्वेश्चन उसके अलावा टोट से आई थिंक एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसके बाद अवार्ड्स आए थे काफ़ी सारे। तो अवार्ड्स एज यू नो दैट, एक तो नोबल प्राइज़ से आई थिंक देयर वाज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम द नोबल प्राइज़। ठीक है, तो नोबल प्राइज़ से 3 क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद अर्जुन अवार्ड से आया था एक क्वेश्चन, एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी क्वेश्चंस आए थे। राजीव गांधी से आई थिंक 2 क्वेश्चंस आए थे, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से 2 क्वेश्चंस आए थे, अर्जुन से शायद एक आया था। तो अवार्ड्स काफ़ी पूछे गए। तो उसके अलावा क्या था, जैसे कि
कॉन्स्टिट्यूशन से 8 से 10 क्वेश्चंस थे, लेकिन उनका नेचर ठीक ठाक था। आई कांट से ईजी तो वो बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट का यूज़ होना था, सिंपल क्वेश्चंस नहीं थे वो। उसके बाद एक पूछा गया शेड्यूल आई थिंक दैट वाज द शेड्यूल 7th एज आई कैन सी। तो उसमें पूछा गया था कि यूनियन एंड स्टेट के अंदर क्या रिलेशनशिप है। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बेसिकली कहने को तो सीआरपीसी से हैं। आप बोल सकते हो कि ड्यू सीआरपीसी कब से पूछने लगा, कि सीआरपीसी से भी सीआरपीसी से भी ड्यू क्वेश्चन देने लगा। लेकिन वो एक्चुअली में क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, जिसके अंदर ये था कि जो वो होती है ना सेक्शन 144 होता है सीआरपीसी का, किसके पास अथॉरिटी होती है उसको इम्पोज करने की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वी ऑल नो इट्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कई बार हमने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा भी होगा कि डीएम ने ज़िले के अंदर धारा 144 लगा दी, ऐसे करके हेडलाइंस नहीं आती कि डीएम ने लगाई धारा 144, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ इम्पोज सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। तो देर आर सेवरल सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स रेगुलरली कमिंग इन द न्यूज़पेपर। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। तो उसके अलावा गाइस जो बुक्स आई थी, बुक्स तो थी ही, एंड बुक्स तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद और क्या बचा, एंड बस आई थिंक दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट द पेपर। ऐसे ही क्वेश्चंस थे बेसिकली। तो एक बात है, ड्यू का कब क्या, ड्यू नहीं बेसिकली आई थिंक एनडीए के हाथ में ही है, कब क्या कर दें कुछ नहीं पता हमको। कब किस सेक्शन को ज़्यादा वेटेज दे देंगे, कब किसको कम वेटेज दे देंगे, वी डोंट नो एट ऑल, ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है यार कि अगर आप तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम की, तो आप लीगल पे एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करो, करंट अफेयर्स पे भी फोकस करो, बिकॉज दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। उसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश ऐसा सेक्शन है कि कॉम्प्रिहेंशन में तो आप अगर न्यू हो, आपने आज तक कोई भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व नहीं किया, तो यू कैन सॉल्व 2-3 कॉम्प्रिहेंशंस फ्रॉम द पास्ट ईयर पेपर। अदरवाइज़ अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं भी जाते हो एग्ज़ाम सेंटर में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम 1-2 बार कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे तो आप ईज़िली क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले से कुछ पढ़कर कुछ याद करके जाना है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल के केस में होता है। तो मेरा तो मानना यही है गाइस। उसके अलावा जैसे कि इंग्लिश के अंदर और क्या सेक्शंस आते हैं, ए एंड द, आर्टिकल्स, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ईडियम्स, एनोनियम्स, सिनोनियम्स, स्पेलिंग चेक, फिल इन द ब्लैंक, मॉडल्स, ये जितने भी होते हैं ना, टेंस। तो मेरे को क्या लगता है कि इन पे हमको इतना फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑफ अ कॉमन नेचर क्वेश्चन विच यू कैन सोल्व बाय योर कॉमन सेंस। यू डज नॉट नीड अ स्पेसिफिक स्टडी। एंड एक कैटेगरी थी इंग्लिश के अंदर ही जो कि काफ़ी पूछी जाती थी, मतलब हर साल 2-3 क्वेश्चंस उस कैटेगरी से आते थे, एंड वो था सिलोलिज्म, वट आई कांट प्रोनाउंसिएट इट प्रॉपरली। तो सिलोलिज्म करके थी वो, है ना, वो होती थी ना, क्या बोलते हैं उनको, सिलोलिज्म करके कुछ ऐसा करके कुछ बोलते हैं ना, इंग्लिश सिलोलिज्म, जिसमें क्या होता है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है, फिर उनसे बोला जाता है कि इनका कंक्लूजन निकालो, कि ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट ईट बनाना, इस तरीके से। तो वो वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए थे इस बार, ठीक है। तो इंग्लिश बिल्कुल फ्लैट थी, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन आया, एंड वो बोनस मार्क्स की तरह मेरे को लगा। उसके अलावा कुछ भी नहीं था एग्ज़ाम के अंदर। बस गाइस बात थी कि जो हमने प्रिपेयर करा वो आया या नहीं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने, हो सकता है कि नोबेल प्राइज़ को आज सुबह ही पहली बार खोल के पढ़ा और उनको 2 क्वेश्चन मिल गए हों, और हो सकता है कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश, मैथ, लीगल, मैक्सिज्म और आई कैन से दैट टोट, इन सबको भर भर के याद किया होगा, भर भर के इनकी प्रैक्टिस की होगी, एंड वहाँ से कुछ भी नहीं आया। तो रैंकिंग्स, मतलब रैंकिंग, बुक्स एंड ऑथर्स, कितना ज़्यादा हमने दिमाग मारा था इन सबको याद करने में, वी ऑल नो। सिर्फ हमको पता है कि रैंकिंग याद करना, मेमोराइज़ करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगेन वहाँ से कुछ नहीं आया। तो यार ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है
एग्ज़ाम सेटर के ऊपर एंड हम लक के ऊपर, कि लक बाय चांस पे होता है कि जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं वो नहीं आता, या फिर जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं वो आ जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी लक। एंड आई वुड से दैट कि अगर इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन नहीं भी होता है, इन केस अगर मान लो नहीं भी होता है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू डू बेटर इन लाइफ. दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द डेस्टिनेशन. There are various law colleges which are equally good as the law faculty like BHU. तो आई वुड से दैट कि देर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट द कट ऑफ, एंड अकॉर्डिंग टू मी द कट ऑफ गोइंग टू बी स्लाइटली लोअर. वाई? बिकॉज द सीट मैट्रिक्स हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड. अगर आप सीट्स देखेंगे तो सीट्स भी इस बार बढ़ गई पहले के मुकाबले. तो EWS कैटेगरी के अंदर काफ़ी सारी सीट्स बढ़ी हैं. तो ओवरऑल मेरे को तो यही लगता है गाइस कि कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी चाहिए. बाकी देखो क्या होता है. एंड उसके अलावा UN से 4-5 क्वेश्चंस थे, मैं बताना भूल गया आपको. UN से 4-5 क्वेश्चंस थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक आया था कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, नहीं UNSC, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द वीटो पावर इन द यूनाइटेड UNSC, ऐसे करके आया था एक क्वेश्चन. उसके अलावा आया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर कौन सी कंट्रीज़ ने साइन नहीं की हुई ट्रीटी. तो ऐसे करके सिंपल यूनाइटेड नेशन से 4-5 क्वेश्चंस आए थे जो कि श्योर शॉर्ट थे. आई होप आपने कर दिए होंगे. तो बस यही था गाइज. एंड आई वुड अगेन से कि घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. एंड जस्ट मेक फैक्ट क्लियर कर दूँ आप लोगों का कि आप में से काफ़ी सारे पूछते हो कि भैया आप लॉ फैकल्टी के अंदर हो क्या, नहीं हो क्या, हमें नहीं पता. तो मैं आपको बता दूं कि मैं लॉ फैकल्टी के अंदर नहीं हूं. मैंने भी इसी ही साल एग्ज़ाम दिया है. द लॉ फैकल्टी इज़ ऑल्सो माई ड्रीम, एंड आई ऑल्सो टुक द एग्ज़ाम अलॉन्ग विद यू गाइज. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे सीनियर हूँ या फिर कुछ है. वीडियोज़ मैं क्यों बनाता था? बिकॉज मेरे को नॉलेज शेयर करना अच्छा लगता था. एंड जितनी भी वीडियोज़ मैंने बनाई वो सब इसीलिए बनाई बिकॉज आई हैव अ क्लैरिटी अपॉन दोज टॉपिक्स. ठीक है ना. तो इसी वजह से मैं वीडियोस बनाता था बिकॉज आई एम हैविंग अ क्लैरिटी अपॉन द टॉपिक, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर दिस नॉलेज विद ऑल ऑफ द गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम. उसके अलावा ऐसा नहीं है कि मैं लॉ फैकल्टी के अंदर हूँ या फिर मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ. ऐसा कुछ नहीं है. मैं भी आप ही के साथ हूँ. अगर सिलेक्शन होता है हम दोनों का, बाय द वे हो जाएगा, दोनों का ही हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है. तो साथ में पढ़ेंगे, क्लासमेट बन के पढ़ेंगे लॉ फैकल्टी के अंदर. तो काफ़ी सारे क्वेश्चन से तो मुझे लगा कि मेरे को बता देना चाहिए आप लोगों को. कभी आप लोग कोई परसेप्शन बना लो, फिर बाद में आपको कन्फ्यूज़न हो तो आपको बुरा लगे. तो मैं बता दूं कि आई एम नॉट इन द लॉ फैकल्टी ड्यू राइट नाउ. लेकिन इस साल एग्ज़ाम दिया है तो हो सकता है 1 महीने बाद मैं बोलूँ कि आई एम इन द लॉ फैकल्टी, आप भी बोलें वी आर इन द लॉ फैकल्टी. ठीक है. तो ऐसा ही है गाइज. एंड बस यही था मेरे बारे में. कभी मेरे बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. मैं बताऊंगा कि what I have achieved in the life and what is my aim of life. The law is not the final destination. This is just an intermediaries for me. तो बस यही था इस वीडियो में. तो अगेन बोलूँगा कि डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इस वीडियो को देखिए एंड रिलैक्स हो जाइए. जो भी दिक्कत होगी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आई विल मेक द वीडियोज़ अपॉन दैट. वाई? बिकॉज सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन द लॉ फैकल्टी. तो मुझे वहाँ से सब कुछ पता चलता रहता है. मेरे को क्लियर कट अंदर की इमेज मेरे को रहती है कि हाउ द थिंग वर्क्स इन द फैकल्टी. तो जब भी कट ऑफ आएगी वी विल मेक द वीडियो अपॉन दी एडमिशन प्रोसेस. तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक कीजिए. एंड उसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप मेरे को गाली देना चाहते हैं कि वाई आर यू मेकिंग वीडियोज़ इफ़ यू आर नॉट इन द लॉ फैकल्टी, तो आप लोग कमेंट के अंदर वो सब चीज़ें लिख सकते हैं. आई विल बी रियली हैप्पी टू सी देम. ठीक है. तो गाइस बस यही था इस वीडियो के अंदर. बाय बाय, सी यू.